ये वो आरटीआई का पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि विरोधी पक्ष नेता राज्य के देवेंद्र फडणवीस साहब ने उद्धव जी ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री है उन्हें पिछले 1.5 साल में 231 पत्र लिखे हुए हैं। ये जानकारी लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये जो खत सामने आया है, जो जानकारी सामने आई है, इससे क्या समझना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं शिवसेना के उपनेता रघुनाथ जी कुचिक सर से। सर क्या कहेंगे? जानकारी तो आपने निकाली हुई है, वजह क्या थी और इसका क्या मतलब समझना चाहिए? मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की इतिहास में पहले टाइम वक्त मतलब 60 सालों में ऐसे विरोधी पक्ष नेता जो रहे हैं फडणवीस जी, जिन्होंने माननीय सीएम उद्धव जी साहब ठाकरे को 231 खत लिखे। जो खत लिखने का वक्त है कोरोना टाइमिंग, लेकिन कोरोना पीरियड में खत लिखना मैं समझता हूँ कि शायद बंदी के कारण उन्होंने खत लिखे होंगे, लेकिन इतिहास में इतना बड़ा नंबर 231 खत लिखने के बावजूद उन्होंने केंद्र सरकार को कोरोना काल में इतनी संवेदनशीलता, जैसे संवेदनशील में उन्होंने 231 खत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखे, लेकिन ना एक खत या 2 खत उन्होंने केंद्र को लिखे कि संवेदनशीलता को जानते हुए, जवाबदारी लेते हुए कि महाराष्ट्र का 30,000 करीबन 352 करोड़ रुपया आज जीएसटी का पेंडिंग है केंद्र सरकार के पास। अगर ये पैसा वक्त में मिल जाता तो शायद कोरोना पीरियड में ग्राउंड रियलिटी में लोगों को इसकी मददगार साबित हो सकता था, लेकिन इसके बारे में ना उन्होंने निर्मला सीतारामन जी जो अर्थ मंत्री रहे हैं उनको खत लिखा। मैं समझता हूँ इससे कम 231 में से वो 31 खत भी या उसमें से 5 खत भी माननीय पंतप्रधान जी को लिखते तो महाराष्ट्र की इसकी मदद अच्छी हो सकती थी। ये इसी का कारण था। ये मैं समझता हूँ ये जानकारी सामने आई है क्योंकि वो कितने संवेदनशील है या उनकी संवेदना खत्म हो चुकी है। आजकल आप 2 दिनों में देखा होगा कि वो खुद समझते कि मैं अभी भी मुझे सपने गिरते कि मैं मुख्यमंत्री हुआ, तो यही उनका मैं समझता हूं कि संतुलन बिगड़ा हुआ है। कि संतुलन बिगड़ने के कारण वो एलओपी होने के कारण कितने खत लिख रहे हैं ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूं। इसके बावजूद अगर वो रिक्वेस्ट भी करते थे या उनका हक बनता है कि वो सीएम साहब को कभी भी मिल सकते थे, इवन कोरोना समय भी मिल सकते थे, चाहे वो मास्क लगा के भी मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी प्रयास नहीं किया, ना ऐसा किया हुआ प्रयास लोगों के सामने आया है। सर ये बताइए कि अगर 231 खत लिखे हैं तो उसमें गलत क्या है? जो भी पत्र उन्होंने लिखे हैं वो ऑफिशियल है और वो रिकॉर्ड पर है। मैं समझता हूँ गलत इसमें कुछ नहीं, लेकिन एक खत लिखने की एक ये होती है, आदमी एक खत लिखता, 2 खत लिखता, 3 खत लिखता, या उसके बाद में जब मुझे खत का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो मैं जिस चेयर पे बैठा हूं एज अ विरोधी पक्ष नेता, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है लोगों के प्रति कृति करने की कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लिखूं कि मैं आपको मिलना चाहता हूं। और मैं समझता हूं अगर उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया होता या उन्होंने वो प्रयास भी किया होता तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जैसे लोगों के प्रति जितने संवेदनशील है वो लोग महाराष्ट्र ने नहीं, पूरे देश ने नहीं, विश्व ने देखा है, तो शायद माननीय मुख्यमंत्री जी इनके रिक्वेस्ट को मानते और वो उनको मिल लेते थे और ये लिखने का नौबत नहीं आता था। और इतिहास में ऐसा हुआ है, कोई विरोधी पक्ष नेता ने 1960 से लेकर आज तक इतना पत्र प्रपंच किया हुआ आपने सामने नहीं आता है। तो दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र राज्य के इतिहास में पहली बार इतने सारे खत इतने कम समय में किसी विरोधी पक्ष नेता ने मुख्यमंत्री जी को लिखे हुए हैं। प्रफुल्ल आप बताइए कि बीइंग एन सिविल राइट एक्टिविस्ट, ये जानकारी निकालने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? देखिए हो क्या रहा है कि पूरा देश, पूरा विश्व और महाराष्ट्र कोरोना की चपेट में आया हुआ था। कई हद तक केसेस भी महाराष्ट्र में ज़्यादा थे, लेकिन उसको कंट्रोल करने में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी की जो लीडरशिप रही, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो काफ़ी मददगार साबित हुई। मुद्दा ये है कि जो मदद हमें केंद्र सरकार से मिलनी चाहिए थी उसके लिए उद्धव जी ने बहुत सारे पत्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। देवेंद्र फडणवीस जी जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और बीजेपी के बड़े नेता भी है, अगर उन्होंने उसमें से कुछ पत्र भी अगर माननीय प्रधानमंत्री जी और अर्थमंत्री जी को लिखे होते तो बढ़ते हुए पेट्रोल के प्राइजेस के बारे में लिख सकते थे, गैस प्राइजेस के बारे में लिख सकते थे, लोगों को जो कठिनाई हुई, लेबर इशू जितने भी हुए उसके बारे में लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं लिखा। उन्होंने केवल और केवल एक स्टंट करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लगभग 250 के करीब पत्र लिखे हैं
और ये अपने आप में काफी चौंकाने वाली बात है। 6 से 8 महीने जब पूरा देश लॉकडाउन था, इन बिटवीन भी उन्होंने पत्र लिखना नहीं छोड़ा। तो ये दिखाता है कि वो कितने कंफ्यूज हो गए थे कि कहाँ लिखे, क्या करे। अगर थोड़ा सा समय भी अगर ग्राउंड पे अगर काम किया होता, ऑक्सीजन बेड के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, या बाकी और कोई मदद अगर वो पहुंचा सकते थे, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को उसकी ज्यादा मदद होती थी। वो दिखाई तो दे रहे थे कि वो जमीन पे जहाँ पर भी ग्राउंड जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे जा रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, उनकी जो टीम है वो मदद पहुंचा रही है। ये भी चित्र सामने देखने को मिले, ये भी विजुअल सामने आए हैं। तो अगर 231 पत्र लिखने में जितना समय उन्होंने गवाया, अगर वो समय और वो यूटिलाइज करते थे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता को उसका और फायदा हुआ होता। उनको मेरी उनसे एक नम्र विनंती है कि इसके बाद उन्हें पत्र लिखना बंद कर देना चाहिए और ग्राउंड पे अगर काम करे तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये पूरे महाराष्ट्र के लिए अच्छा होगा। मुद्दा सवाल जो पहले का है कि आपको ये जानकारी निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए क्या है, वो बार बार लेटर लिख के उनके ट्विटर हैंडल पे उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, तो उसमें दिखाया गया है कि वही बार बार पत्र लिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे क्यूरियोसिटी थी कि इसके बारे में जानकारी लूँ कि अभी तक कितने पत्र लिखे हैं। और अगर मैं 1.5 साल में से अगर 6-8 महीने काट दूँ तो 1 साल में 231, मतलब रोजाना एक पत्र उन्होंने लिखा है। मतलब आप सोचिए कि एक आदमी अगर पत्र लिखता है तो किस लेवल पे जाके लिखेगा। मैं 1 हफ्ते में 1 लिखूंगा, 2 हफ्ते में 1 लिखूंगा, ये वाली बात हो जाती है। रघुनाथ जी, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि इसमें क्या गलत है? गलत मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन विरोधी पक्ष नेता, इनकी जिम्मेदारी होती है खत लिखना नहीं, उसके ऊपर बात करना, उसके ऊपर आवाज़ उठाना। अगर उन्होंने आवाज़ उठाई होती लोगों के प्रति, कोरोना के प्रति, ऑक्सीजन के प्रति, वेंटिलेटर के प्रति, जिस पार्टी के वो नेता है उस पार्टी का गवर्नमेंट केंद्र सरकार में है, उनके नेतागण वहाँ बैठे हुए, आपने देखा होगा कि वेंटिलेटर की पोजीशन क्या थी, ऑक्सीजन की पोजीशन क्या थी। और इसमें जब हम बात करने जाते तो हर टाइम बोलते कि केंद्र की तरफ उंगली दिखाते, लेकिन केंद्र जब फादर फिगर में है तो ये उनका ही काम बनता है। और इस बारे में जैसे वो इधर लेटर लिख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, ऐसे है उनके खुद के नेता को लेटर लिख सकते थे, और उस लेटर से कुछ मैं समझता हूँ कुछ मदद शायद राज को मिल सकती थी, और कुछ लोगों की रियलिटी में जाने बच सकती थी। और जैसे मैं बोलता कि आप अभी कह रहे थे कि वो ग्राउंड रियलिटी में दिख रहे थे। देखो, एक जगह पे बैठ के कंट्रोल करना सीनियरों, लोगों की प्रति एक भावना और लोगों को एक सपोर्ट देना, और ऐसे कठिन समय पे जब संक्रमण का टाइम चल रहा है, आप गली गली में जाके सिर्फ फोटो शॉपिंग करना, मैं समझता हूँ उनकी फोटो शॉपिंग रह चुकी है। और वो खुद कहते हैं कि मुझे सपने आते, तो इसी का कारण है कि वो समझते हैं कि मैं ऐसे दिखाऊं तो मेरा फेस दिखते रहेगा और मैं बहुत एक्टिव हूँ, ये उसका दिखाने का उनका एक नज़रिया है। इससे कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। इस बार में हमने बीजेपी के नेताओं से भी बात की, उनका कहना ये है कि ये जो 231 पत्र विरोधी पक्ष नेता के बतौर देवेंद्र फडणवीस इन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे इन्हें लिखे हैं, वो कोई पर्सनल पत्र नहीं है, वो महाराष्ट्र के प्रगति के लिए कोरोना काल के समय सही काम हो इसलिए ये पत्र लिखे गए हैं। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।